हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज क्या सीखेंगे कि लाइट के बारे में सीखने जा रहे हैं, राइट। एक्चुअली लाइट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो पहले से ही कंफ्यूजन था, अभी भी कंफ्यूजन है, राइट। एक्चुअली बहुत टाइम पहले की बात है कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूँ। न्यूटन ने हम लोग को कॉर्पस्कुलर थियरी दिया था। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या है, कॉर्पस्कुलर थियरी का मतलब क्या है। कॉर्पस्कुलर थियरी का मतलब वो थियरी जो एक्सप्लेन करता है कि लाइट एक पार्टिकल है, ठीक है। लाइट का जो बिहेवियर होता है वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। कहने का मतलब क्या है, अब जैसे कि अगर बोलता हूँ कि मेरे पास टॉर्च है, ठीक है। टॉर्च को अगर कभी भी ऑन करता हूँ तो इसका जब कभी भी लाइट जो होता है वो जब फैलता है सब जगह, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। मतलब इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकता हूँ, कॉर्पस्कुलर थियरी में न्यूटन खाली हमको ये बताना चाहता था कि लाइट एक पार्टिकल है, राइट। अब एक्चुअली पहले के टाइम पे क्या होता था, कोई थियरी देता था तो अभी के टाइम जैसा नहीं है कि हम लोग एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी हो जाता था, राइट। पहले क्या होता था कि वो थियरी अगर न्यूटन ने दी है तो एक्सेप्टेंस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ होना जरूरी था, ठीक है। पर बहुत टाइम के बाद क्या हुआ कि हाइजेंस करके एक बंदा आया, ठीक है। अब इसको अगर तुम प्रोनाउंसिएशन करोगे तो यूगेंस भी बोल सकते हो, राइट। यूगेंस ने अपनी एक थियरी दी और वो थियरी के हिसाब से उन्होंने ऐसा बोला कि जो लाइट होता है वो रियल में वेव होता है, राइट। वो वेव्स की तरह बिहेव करता है। तो बहुत टाइम तक ये चलता रहा कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। फिर हमारे पास हाइगन ने प्रूव करके बताया कि वो वेव थियरी जो होता है उससे भी हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव कर सकते हैं, जो कि लाइट की फिनोमिना है, शायद आपने बचपन में पढ़ी हो, राइट। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद न्यूटन के सपोर्ट में आइंस्टाइन ने भी एक थियरी दी। आइंस्टाइन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया और उससे ये प्रूव किया कि लाइट जो होता है वो फिर से पार्टिकल नेचर पोजेस करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को ये सब चीजों से ये तो पता चल गया है कि लाइट के पास दो बिहेवियर, या तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकता है या तो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। बहुत टाइम तक इसके बारे में डिबेट चलता रहा और अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि लाइट जो होता है उसके पास दोनों नेचर होता है और वो दोनों नेचर को हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। मतलब लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, पार्टिकल वेव्स की तरह बिहेव कर सकता है। अब लोगों के देखने का नजरिया होता है कि लाइट रियल में पार्टिकल है या वेव है। दिस इज क्लियर। अब एक्चुअली अभी हम लोग क्या सीखेंगे, ये वाले चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ये वाले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर के ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्यों? अब वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। पार्टिकल नेचर के हिसाब से अगर मैं लाइट की मैं प्रॉपर्टी पढ़ूँ तो हमारे पास दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ सकते हैं। एक तो पढ़ सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा पढ़ सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। वेव्स के फॉर्म में अगर हम लोग कभी भी देखें तो हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अलावा हम लोग इंटरफेरेंस करके एक फिनोमिना, जो कि आप लोग 12th क्लास में अगर साइंस में अगर होते हो तो आपको ये पढ़ने को आएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस के अलावा हमारे पास होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अलावा हमारे पास हम लोग पढ़ेंगे 12th में ही पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये सारे जो फिनोमिना है वो एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइट को वेव के फॉर्म में ही हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर हम लोग को कभी भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना होगा तो हम लोग को पार्टिकल के फॉर्म में हमको पढ़ना पड़ेगा। आई होप ये एक्चुअली लाइट का बेसिक था, राइट। कहाँ से हम लोग को ये सब स्टडी करना शुरू हुआ और हम लोगों ने क्यों स्टडी करना शुरू किया, इन सब चीजों के बारे में। अब हमको मालूम है कि लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट के बिना हमारे पास मैं अभी जो तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी तुम लोग देख पा रहे होंगे। क्यों देख पा रहे हो? रीजन इज लाइट, राइट। अगर मैं अंधेरे में यही वीडियो मैं बनाऊं तो क्या आप लोग को जो लिखा हुआ था वो दिख पाता? नहीं दिख पाता, राइट। तो एक्चुअली हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले आप लोगों को ये जो अभी मैंने बताया उसके अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। लाइट जो था, लाइट इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है, वो वेव्स जो कि जिसके अंदर हम लोग को कभी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ सकती, या फिर आप लोग बोल सकते हो इट कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन मैकेनिकल वेव्स, और इट कैन बी कंसिडर्ड एज, बहुत सारी जगह आपको ट्रांसवर्स भी लिखा हो सकता है, ट्रांसवर्स वेव्स। इतना क्लियर? तो लाइट वेव्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कभी भी अगर आपको 1 मार्कर में अगर क्वेश्चन अगर आता है तो। दूसरा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए लाइट जो होता है उसमें हमारे पास विजिबल रेंज ऑफ लाइट जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब हमारे पास डिस्टेंस का छोटा यूनिट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये ध्यान रखना। से लेके हमारे पास 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो हमारे पास विजिबल रेंज मतलब इस रेंज में अगर कभी भी लाइट होती है तो हम लोग को चीजें विजिबल होती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोग समझते हैं कि चीजें जो मैं अभी जो तुमको लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपके सामने ये जो लिख रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे, आप लोग को विजिबल क्यों होता है, ठीक है। एक्चुअली मैं अगर कोई भी प्लेन सरफेस, ये मान के चलो हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इसके ऊपर सपोज लाइट यहाँ से पड़ रही है, जो लाइट रे कभी भी कोई भी प्लेन सरफेस पे पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे बच्चों? इंसिडेंट रे, ठीक है। कभी भी ध्यान रखने का, कोई भी सरफेस होता है, सरफेस के साथ जो भी 90 डिग्री बनाता है, मतलब एकदम सीधी लाइन जो बनती है, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं जिसको हम लोग, उसको नॉर्मल बोलते हैं, NORMAL लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखने का, हमारे पास यहाँ पे जो लाइट जो टकराने के बाद, सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पढ़ लेंगे, ठीक है, वो हमारे टेक्स्ट बुक में है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग को चीजें क्यों विजिबल होती है और हम लोग कैसे कलर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे कि अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि ये कौन सा कलर है तो यू विल से ब्लू कलर आ गया। अचानक से, अभी तक मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा था, ब्लू कलर है, राइट, आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को ये भी दिख रहा है कि ऑरेंज कलर का है, ठीक है, ये येलो कलर का है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई भी सरफेस पे अगर लाइट को जब इंसिडेंट करता हूं, राइट, वो जब कभी भी कोई भी सरफेस पे टकराता है तो वो क्या करता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी जैसे कि ये पेन जो है, पेन के अगर यहाँ का अगर आप हिस्सा देखोगे तो ये मार्कर पेन का, तो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, राइट। आप मैं आपसे पूछूं कि ये कलर को आइडेंटिफाई करो, बट ऑब्वियसली मेरे को रेड दिख रहा है, आपको भी रेड ही दिख रहा होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब कभी भी लाइट जो जैसे यहाँ पे ये रूम के अंदर जो लाइट है, वो लाइट जो है वो इसके सरफेस पे पड़ रहा है, ठीक है, ये सरफेस पे, ये वाला जो सरफेस है ये सरफेस पे पड़ रहा है। सरफेस पे पड़ने के बाद ये वाला सरफेस जो होता है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो लाइट जो हमारे पास जो लाइट का सोर्स है वो कौन सा है? व्हाइट लाइट, सनलाइट जो है हमारे घर पे है, आ रही है, राइट। वो सनलाइट जो है वो हमारे पास, ये सपोज पेन का सरफेस है, सरफेस ऑफ मार्कर पेन जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, ठीक है। अब मार्कर पेन का जो सरफेस है उसके ऊपर जब कभी लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो आपकी आंखों में पड़ता है और आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं उस चीज का कलर वही जो आपके आंखों में वापस रिफ्लेक्ट होकर पड़ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या, व्हाइट लाइट के अंदर से जितने भी लाइट थे वो सारे एब्जॉर्ब हो गए, ब्लू के अलावा जो रिफ्लेक्ट हुआ वो आप लोग को दिख रहा है। अब कभी कभी चीजें आपको ब्लैक दिखती है, क्या रीजन होगा? सिंपल है, कोई भी सरफेस होता है उसके ऊपर अगर जब कभी भी लाइट पड़ता है और वो व्हाइट लाइट जो होता है कोई भी सरफेस के ऊपर पड़ता है और वो सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे के सारा लाइट जो उसके ऊपर पड़ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता, तो हम लोग चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। अब कभी कभी चीजें जो होती है वो हमको व्हाइट दिखती है, जैसे कि हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड बोलते हैं। क्यों हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड बोलते हैं? सीधी सी बात है कि इसके ऊपर जब लाइट पड़ता है तो ये सरफेस की एक प्रॉपर्टी की वो सारे के सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जितने भी लाइट इसके ऊपर पड़ेंगे उन सबको वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, राइट, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है। तो हम लोग अब चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपने पास नोटबुक और पेन लेके रखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज नोट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम लोग शुरू करते हैं। आई होप अभी तक जो भी करा है वो क्लियर है आप लोगों को।
तो हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? तो हम लोगों ने, मैं जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है वो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। तो हम लोगों ने कॉर्पस्क्यूलर थियरी से शुरू किया था। क्या था? न्यूटन ने दिया था हम लोग को, जिस थियरी के हिसाब से जो लाइट था वो पार्टिकल नेचर भी शो करता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हम लोग को आइंस्टाइन ने दिया था। अगेन दैट वाज शोइंग पार्टिकल नेचर ओनली। फिर हम लोगों ने वेव नेचर पढ़ने के लिए हम लोगों को हाइगन ने बताया वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, राइट। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास चीज़ें जो होती है वो विजिबल होने के लिए कुछ रेंज होता है। कौन सा रेंज ऑफ लाइट था? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम, राइट। लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक तो पढ़ लिया। हम लोग को चीज़ें विजिबल क्यों होती है? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना होता है जिससे हम लोग चीज़ें देख सकते हैं, कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर आपसे डेफिनेशन अगर पूछूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, अगर मैं आपको अगर बोलूं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट वॉज कमिंग। अब इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। क्या लिखा है मैंने? हमारे पास ये सपोज एक सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज लाइट आ रहा है, कौन से मीडियम से आ रहा है? सपोज एयर मीडियम से आ रहा है। टकराने के बाद अगर वो बाउंस होना मतलब जैसे कि अगर आपके पास अगर बॉल होता है, बॉल को अगर आप जमीन पे पटकते हो तो वो टकरा के वापस आपकी तरफ ही आ जाता है। जहाँ से पटक रहे हो वहीं पे वापस आता है। ऐसा तो नहीं होता कि जमीन को छेद करके अंदर चला गया, नहीं। तो बाउंसिंग बैक का मतलब क्या होता है कि लाइट जो आ रहा था वो उसी मीडियम में अगर फिर से ट्रेवल करता है जिस मीडियम से आ रहा है। तो मैंने लिखा है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो सेम मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करता है वापस से, तो हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब मैंने थोड़ी देर पहले एक फिगर बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारे पास इंसिडेंट रे कौन सा था। तो ये हमारे पास जो लाइट जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो लाइट यहाँ से टकरा के वापस जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इतना क्लियर बच्चों? अब कोई भी सरफेस के साथ जो 90 डिग्री बनाता है, मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो लाइन होता है, ये लाइन जो 90 डिग्री बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्यार से नॉर्मल। हम लोग प्यार से बोलो या ना बोलो, नॉर्मल ही बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने ये यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है डिनोट करने के लिए। आई का मतलब होता है हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे बच्चे हर बार बोर्ड के एग्जाम में गलती करते हैं, मैंने देखा है। इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना है आपको। आर मतलब आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ना क्लियर? अभी हम लोग क्या सीखेंगे? हमारे पास एग्जाम में अगर बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसके 2 लॉ लिखने हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को सपोज एक्सप्लेन करना है। अगर 2 मार्कर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना ही है, आपको पूछा गया हो या नहीं पूछा गया हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट वाज कमिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। खत्म हो गया। उसके बाद आप लोग को ये जो फिगर जो मैंने बहुत बढ़िया सा बनाया है वो आपको बनाना जरूरी है, जहाँ पे आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल हर एक चीज का लेबलिंग करना भी बहुत जरूरी है, राइट। अब हम लोग क्या सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि एग्जाम में है 99। तो अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखने का, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप जब कभी भी एग्जाम में लिखो तो स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखना है आपको
ये फिगर बनाने के बाद, ये वाला फिगर आपके आंसर में होना चाहिए। फिगर बनाने के बाद आपको सिंपल सा लिखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस अगर कभी भी होता है, क्योंकि प्लेन सरफेस मतलब एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अभी जैसे कि ये मैं अभी जो तुमको ये लिखवा रहा हूँ, तो दिस इज अ प्लेन सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, इट इज अ प्लेन सरफेस, राइट। कभी कभी अगर खरबचड़ा सरफेस होता है, वहाँ पे हम लोग क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल नहीं हो सकता। वो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देख लेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे पहला पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, हमारे पास इंसिडेंट रे, आई आर मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सारे के सारे एक प्लेन के ऊपर होते हैं। प्लेन का मतलब क्या, 2 डायमेंशनल सरफेस के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट वाज कमिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आप लोग को ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपको लिखना जरूरी है। दूसरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पूछते हैं तो आप लोग को एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। आई होप यहाँ तक जो भी कराया वो क्लियर है, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट के लिए मैं ऐसे रखता हूँ, आपको अगर कुछ नोट करना है तो प्लीज़ नोट कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप्स सीखने हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के हमारे पास बेसिकली हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या होता है वो समझो। रेगुलर मतलब अगर हमारे पास प्लेन सरफेस, अगर कोई भी प्लेन सरफेस से अगर कभी भी अगर रिफ्लेक्शन अगर होता है तो हम लोग उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो अगर मान के चलो कि हमारे पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आई होप कि सबको पता ही है बीम का मतलब क्या होता है। तो हमारे पास जब कभी भी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइट जो होता है वो रे के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। जब रे ऑफ लाइट बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमारे पास बीम ऑफ लाइट कभी भी कोई भी प्लेन सरफेस के ऊपर अगर इंसिडेंट, तो आप कैसे लिखोगे, वेन एवर अ बीम ऑफ लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन अ प्लेन सरफेस ऑन रिफ्लेक्शन if this beam will remain parallel to each other, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, पैरेलल आया और टकराने के बाद बाउंस होने के बाद भी पैरेलल ही रह रहा है। मतलब कि ये क्या बोलना चाहता है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। जस्ट क्लियर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो कर रहा है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये सपोज हमारे पास सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। इरेगुलर सरफेस का मतलब कि प्लेन नहीं है, सीधा नहीं है, वो क्या है, ऐसे खरबचड़ा है हमारे पास सरफेस, राइट। कैसे मैं बताऊं, मेरे पास अभी एग्जांपल है नहीं, कोई नहीं। हमारे पास खरबचड़ा मतलब समझते ही होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ कि सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, राइट। अब अगर मैं इधर पैरेलल बीम ऑफ रे को इंसिडेंट करता हूँ, सुनना, पैरेलल बीम ऑफ रे को अगर मैं इंसिडेंट करता हूँ तो ये टकराने के बाद अगर सपोज कोई रे ऐसे जा रहा है, कोई रे ऐसे जा रहा है, कोई रे ऐसे जा रहा है, राइट। अब आप लोग देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहीं पर भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, सीधे कहीं पर भी नहीं है, पैरेलल नहीं है इन शॉर्ट। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस फ्रॉम इरेगुलर सरफेसेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर। तो हमारे पास ये रिफ्लेक्शन के लॉ को कभी भी फॉलो नहीं कर सकता। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।
इन केस अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके नीचे, जब कभी भी ये लेक्चर खत्म होता है उसके जब भी अपलोड होता है तब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे को क्वेश्चन प्लीज़ भेजिएगा, आई विल रिवर्ट बैक टू यू, राइट। तो हमारे पास रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब हम लोग सीखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि इमेज फॉर्मेशन। अब ये वाले टॉपिक में से तुम्हारा आता है 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन मिरर, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन मिरर, मान के चलो कि हमारे पास एक मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में से हम लोग को मालूम है कि कभी भी अगर इसके ऊपर अगर कुछ लाइट पड़ेगा, कहीं से भी लाइट पड़ेगा, तो ये लाइट सब जगह रिफ्लेक्ट बैक करेगा। मान के चलो कि इसमें से कुछ लाइट रे ऐसे जा रहे, राइट, और कुछ लाइट रे ऐसे जा रहे। अब मैंने खाली वही लाइट रे को यूज़ में लिया है जो हमारे अभी मेरे को ये फिगर समझाने के लिए चाहिए। क्या इसके अलावा लाइट नहीं जाते? नहीं, लाइट तो सभी जगह से जा रहे हैं, पर हम लोगों ने सिर्फ ये 2 लाइट रे को कंसिडर किया। अब प्लीज़ ध्यान रखना, मैं हर जगह जहाँ पे रे बना रहा हूँ दैट मीन्स इट इज़ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रे विच इज़ ट्रेवलिंग, राइट। बट अब इसे प्लेन सरफेस होगा तो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा ही करेगा ये, मतलब ये टकराने के बाद ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। ये क्या ये वाला रेडिएशन जो है, क्या ये वाले रे से टकराएगा कहीं पर भी? मैं क्या बोल रहा हूँ वापस सुनो, ये वाला जो लाइट रे है, अब इसका तो रास्ता ऐसा जा रहा है और इसका रास्ता टकराने का ऐसे जा रहा है, तो बट ऑब्वियसली ये दोनों रे यहाँ पे मतलब मिरर के इस तरफ, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ तो रेस टकराने नहीं वाले। तो अगर मैं ये रे को अगर एक्सटेंड करता हूँ और ये इमेजिनरी रे अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये आके मिल रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी जो इमेजिनरी रेडिएशन, वापस मैं रिपीट करता हूँ, जहाँ कहीं पर भी इमेजिनरी रेडिएशंस, ठीक है, आके एक दूसरे से अपीयर टू मीट, मतलब कि मिल सकते हैं, उस पॉइंट पे अगर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, जैसे कि आपको कोविड के टाइम पे पता होगा कि हमारे पास वर्चुअल क्लासरूम हुआ करते थे, जहाँ पे तुम लोग क्लास के अंदर नहीं बैठते थे फिर भी तुम्हारा क्लासरूम कंडक्ट हुआ करता था, राइट। सेम उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज अगर मिरर के उस तरफ अगर दिख रहा है तो हम लोग उसको वर्चुअल काल्पनिक इमेज बोलते हैं। दिस इज क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 3 मीटर है और तो इमेज का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा 3 मीटर। सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो मैंने क्या बोला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी दूरी है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 6 मीटर की दूरी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर अगर कोई पूछता है तो 3 मीटर की दूरी है। आपको क्या पता चला, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी दूरी पे इमेज बनेगा। फिगर बहुत अच्छा नहीं है पर आप फिगर से इतना तो पता लगा सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज भी सेम है। तो हमारे पास एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी मैग्नीफाइड हमारी इमेज दिख रही है। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम है, तो मतलब हमारे पास मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1। तो आप लोगों को 2 चीज़ें पता चली कि हमारे पास प्लेन मिरर होता है, उसका जो इमेज होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है नेचर में। दूसरा, उसका मैग्निफिकेशन हमेशा इक्वल टू 1 होता है और इसका फोकल लेंथ जो होगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। रीज़न क्या है, अगर मैं यहाँ से अगर मैं 100 मीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूँ, 100 मीटर, मान के चलो ये 100 मीटर की दूरी है, राइट, तो हमारे पास इमेज भी 100 मीटर दूर चला जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लेके जाता हूँ तो हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन भी इनफाइनाइट पे, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होता है। इतना क्लियर। तो ये हमारे पास था सबसे पहला फिनोमेना, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, राइट। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि लाइट वेव जो था पार्टिकल और वेव नेचर दोनों शो करता था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास विजिबल रेंज ऑफ लाइट क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि क्यों हम लोग को चीज़ें ब्लैक या फिर वाइट या फिर अलग अलग कलर की दिखती है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने फिर रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को समझने की कोशिश की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या था, हमारे पास कभी भी लाइट जो होता है कोई भी सरफेस पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होता है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन, बाउंस बैक होता है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और हम लोगों ने अभी फाइनली देखा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर विद द हेल्प ऑफ ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट सीटिंग में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बच्चों।